Hi guys, my name is David Prakash. So I'm back with my new topic, Know Your Investments. तो जैसा कि मैंने बोला नो योर इन्वेस्टमेंट, दे आर 4 स्टेप्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं. फर्स्ट स्टेप्स है कि उसमें क्या रिस्क एंड रिटर्न्स आपको मिलेगा. सेकेंड थिंग, आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस एसेट क्लास में कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए. लोग बोलते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो यानी आपके अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा. तो डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. थर्ड थिंग जिसको हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन यानी आप कितना पैसा इक्विटी में रखना चाहते हैं, कितना पैसा डेट में रखना चाहते हैं, कितना आपको मे बी समथिंग इनटू बैलेंस फंड. और अगेन इट डिपेंड्स कि आपका टाइम हॉराइजन क्या है, आपका एज कितना है एंड आप किस इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए. एंड द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पार्ट है नो योर इन्वेस्टमेंट का, दैट थिंग इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग. रीबैलेंसिंग जो आपकी जो नीड चेंज होती हैं एज पर योर एज, योर लाइफ स्टाइल एंड आप कितना रिस्क आपका रिस्क एपेटाइट कैसा, कितना आप रिस्क ले सकते हैं उस चीज़ पे, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड उसके अकॉर्डिंग आप यू शुड बी एबल टू नो योर इन्वेस्टमेंट. तो लेट्स लुक एट. तो जैसा कि मैंने आपको बोला ये रिस्क एंड रिटर्न, तो ये आपको मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें हॉरिजॉन्टल पे रिस्क फैक्टर है और वर्टिकल पे रिटर्न्स है. तो ये ग्राफ आपको बताएगा कि मैंने इसमें 4 जो नीचे एसेट क्लासेस हैं यानी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कैश, बैंक एफडी, मनी मार्केट, लिक्विड फंड एंड कॉर्पोरेट एफडीज और बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स एंड डिवेंचर्स. ये फर्स्ट 4 है. हाउ दिस वर्क्स एंड व्हाट इज द रिस्क फैक्टर इन दैट. हॉरिजॉन्टल लाइन में नीचे वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे इस चार्ट पे दिखा है. तो आप इसमें देखिए मैंने जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, दैट इज कैश, सेकंड थिंग बैंक एफडीज और आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, लिक्विड फंड्स जो रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में एंड यूलिस में. एंड जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉर्पोरेट एफडीज एंड द फोर्थ इज बॉन्ड, गोल्ड एंड डिवेंचर्स. तो ये आप जो एसेट क्लास जो फर्स्ट 4 में आपको बात कर रहा हूँ, दैट इज बहुत लो रिस्क के रहते हैं. एंड और ये दीज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मोर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है एंड यू वांट रिटर्न ऑफ समवेयर आई वुड से 4% टू और 5% टू समवेयर लेट्स टेक 6 और 7 8% रिटर्न ऑन एन एवरेज चाहिए आपको. तो आप इस टाइप के कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको इतना इंटरेस्ट expected that you may get higher return into bonds and corporate bonds or government bonds, security. It all depends on market cycle, how the market goes down. अगर equity market गिर रहा है तो maybe आपका bond prices goes up, इवन आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है बॉन्ड्स में. इट मे यू मे गेट 12, 13, 14, 15% रिटर्न ऑल्सो फॉर दैट पीरियड व्हेनेवर मार्केट टैंक्स. सो दैट्स बिजनेस साइकिल जो मार्केट का होता है. तो आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से, यानी बैंक में अगर एफडी कर रहे हैं तो आपको बैंक का रिस्क फैक्टर देखना चाहिए. वो बैंक के उनका रेटिंग क्या है, उनके कितने एनपीएस हैं, वो सब अवेलेबल रहता है, दैट यू कैन चेक इट. और मे बी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको एडवाइस करते हैं, आप उनसे पूछिए कि मैं इस बैंक में एफडी कर रहा हूँ, क्या ये सेफ है. और आई वुड रिकमेंड you should have always 2-3 good banks account, और आई वुड से टॉप बैंक जो उनका अच्छा मार्केट में वैल्यू है और डिफॉल्ट करने का रिस्क बहुत कम है, तो उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा. लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड जो म्यूचुअल फंड में मिलते हैं और यूलिस में भी मिलते हैं, जहाँ पे कहते हैं ना प्रोफेशनली मैनेज फंड्स रहते हैं एंड दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन टू मनी मार्केट. कैश फंड जो बैंक का होता है सेफ रहते हैं, रिस्क फैक्टर बहुत कम रहता है, बहुत लो रहता है, रिटर्न भी बहुत लो रहते हैं, 6-7% का आप रिटर्न इसमें अज्यूम कर सकते हैं. When you talk about the bonds, debentures and gold, bond is backed by supported by government. तो RBI के bonds बहुत safe रहते हैं एंड इसमें इन्वेस्ट करना बहुत एडवाइजेबल है. बट आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए. उसमें आप रिटर्न्स इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये मॉडरेट रिस्क टाइप में रहता है और आपको एवरेज रिटर्न 7-8-9% तक मिल सकता है. सेम थिंग डिवेंचर, यानी जो कॉर्पोरेट्स अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं, नॉट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट्स, जो प्राइवेट उनके कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स रहते हैं उसमें आपको रेट ज़्यादा मिलता है. बट देयर इज ए ह्यूज रिस्क कि टुमारो कंपनी डिफॉल्ट,
यू आर गॉन. बट इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट आरबीआई बॉन्ड्स, वो रहता है तो वो सेफ है कि गवर्नमेंट तो बहुत हार्डली, आई डोंट से गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट, तो ही वो आपका रिस्क है. तो गवर्नमेंट तो कभी डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ही रेयरली है, तो इसलिए बहुत सेफ रहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड. तभी उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. गोल्ड ETF यहाँ पे भी देख सकता है, गोल्ड के मार्केट ऊपर नीचे होते हैं. तो जैसा कि आपको फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल प्लान्स, PPF, और आप जो पैसा अपना NPS में डालते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो उस कैटेगरी में ही आते हैं. तो आप यहाँ देखें, ये जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा सेफ है. एंड NPS मैं बोलूँगा थोड़ा रिस्क फैक्टर डिपेंड्स ऑन कि आप विच यू वांट टू गो फॉर इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड, उसमें आप क्या एसेट एलोकेशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इट विल वेरी कि आपके रिटर्न्स कैसे आएंगे. बट दैट इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेव टैक्सेस and get average return somewhere, I would say 7, 8, 9% return. And it's all depends on your risk appetite, your time horizon, आप कैसे देख रहे हैं. सेम थिंग PPF की बात करूँ और EPF, तो PPF में बोलूँगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है. ये बहुत सारा मिथ है, लोग बोलते हैं 8.28% मुझे रिटर्न्स मिल रहा है, बट दैट इज़ देयर इन द EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मैं आई थिंक रिसेंटली समवेयर 8.1 or something returns is going on. And if you look at the PPF, it is the 7.1% the current rate. So there's a huge difference. And because there's a risk of interest rates, market में how the market liquidity is going on. तो as interest rate goes up and down, वहाँ पे आपका PPF और EPF में उसका impact होता है. So that is a risk obviously. But and if you look at the same thing in life insurance sector, traditional products, जो कंपनी इन्वेस्ट करती हैं आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, और वहाँ पे आपका वो रिटर्न्स निकाल के एडजस्ट करती हैं. तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इन्फ्लेशन एडजस्टेड. एंड ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर जो रियल लाइफ जो डेथ का रिस्क है और एक्सीडेंट का है या सम डिसीज़ का जो रिस्क है, जो 3Ds बोलते हैं लाइफ में, 3Ds ऑफ लाइफ, तो ये आपकी प्रोटेक्टेड रहती हैं लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में. तो वो रिस्क भी आपका कवर हो रहा है, आपके गोल भी कवर हो रहे हैं, एंड टैक्स फ्री रिटर्न्स आ रहे हैं. जो और मैं बोलूँगा अभी एज ऑफ नाउ आप देखेंगे इंडिया में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एज ऑफ नाउ टैक्स फ्री हैं, रिटर्न्स जो आपको मिलते हैं, दैट इज PPF और दैट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका इंश्योरेंस कवर 10 टाइम्स होना चाहिए आपके एनुअल प्रीमियम का. तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप टैक्स बचा रहे हैं और रिटर्न से आपको टैक्स फ्री आ रहा है और एवरेज रिटर्न है. इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल प्लानों को बहुत हाई रिटर्न मिलेगा. इट्स वेरी low returns, and obviously the risk is very low, and it's a good option if you are saving taxes. And so that you need to look at, and you need to discuss. If you look at, people are after this COVID market tanks, and people are moving towards guarantee. And I have seen people are buying guaranteed products. They want safety, or they want some stable income. I would say passive income. So these kind of instruments play a key role in your investment. This is very important. Most I like that mutual fund ULIP things. तो ये मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट रखा है, दैट इज 6th पॉइंट. जो म्यूचुअल फंड यूलिप में मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो आप अगर म्यूचुअल फंड यूलिप की बात करें, दीज आर बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और बेस्ट एसेट क्लासेस टू इन्वेस्ट इन. एंड अगर आपको नॉलेज नहीं है इक्विटी मार्केट का, और ये आप इतना नहीं समझते हैं, तो आप यहाँ कहते हैं ना, आजकल जो कैंपेन चल रहा है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड अच्छा है. तो ये क्या है, आपकी अवेयरनेस के लिए, अगर आपको नॉलेज, बिकॉज दीज इंस्ट्रूमेंट मैनेज बाई प्रोफेशनल्स. आज अगर यूलिप और म्यूचुअल फंड है, इट इज मैनेज बाई फंड मैनेजर, तो उनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा कलेक्ट करके उस फंड को मैनेज करते हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क है, नो डाउट, बिकॉज वो भी पैसा इक्विटी में डाल रहे हैं, डेट में डाल रहे हैं, बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क है. तो आप कौन सा एसेट, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर भी डिफरेंट एसेट क्लास, डेट, इक्विटी, बैलेंस ले रहे हैं, या फिर यूलिप में भी सेम थिंग, आप कौन सा फंड चूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्क फैक्टर डिपेंड करता है, जिसे हम एसेट एलोकेशन भी आप बोल सकते हैं, कौन से एसेट क्लास में पैसा डालना है. एंड दैट्स हाउ इट गिव्स रिटर्न्स. और तो आपको यहाँ पे यूलिप म्यूचुअल फंड में आप रिटर्न देखेंगे, अगर आप लेट्स टेक डेट फंड में डाल रहे हैं तो इट मे बी 6, 7, 8%. अगर लिक्विड फंड की बात करते हैं और बैलेंस फंड में डालते हैं तो 8 to 10% के बीच में. और इक्विटी में आप अगर आप पैसा रखते हैं इन यूलिप्स,
और म्यूचुअल फंड, तो आपको 8 to 12%, इट मे बी 15, 14, 20% रिटर्न ऑल्सो. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट रिटर्न, हाउ द मार्केट परफॉर्म, हाउ मार्केट मूव्स अप, एंड व्हाट टाइप ऑफ फंड्स you have taken, what is your time horizon. So real estate is another favorite thing, and people mostly like it and to invest into real estate. But last 3, 4, 5 years, real estate market, there are so many things is happening. People are unsure कि उनको इसमें पैसा डालना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए. मैं खाली इतना बोलूँगा, रियल एस्टेट में अगर आपको एज ऑफ नाउ अगर आपकी बात करूँ करंटली, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो you should have a time horizon of at least 7 to 10 years, and obviously you may get good returns, but real estate require a lot of big chunk. You cannot buy 1 or 2 lakhs rupees of property. You need to invest at least 30, 40, 50, 60, 1 crore, 2 crore, depends on where you want to buy, what property you are looking at, which location you are looking at, and it's all about long term. You need to look at, because after demonetization, the current market situation, and this is not कितना इतना वो regulated नहीं है as compared to जैसे कि आप stock market is regulated by SEBI, or if I talk about the banks is regulated by RBI, or insurance by IRDA, insurance sector is regulated by IRDA. बट यहाँ पे नहीं, बट कुछ अभी गवर्नमेंट ने कुछ लिया, जैसे रीट आया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी ये देख रही है, रेरा आपका जो आया है, तो देयर समथिंग इज हैपनिंग इन रियल एस्टेट. मे बी इन फ्यूचर यू गेट वेरी गुड रिटर्न, बिकॉज रियल एस्टेट ने रिटर्न दिया है हिस्टोरिकली, बट last 3, 4, 5 years, if you look at, it's not given return that much. It again depends on location to location. I'm not saying कि कहीं नहीं दिया है. It depends कि आप रियल एस्टेट में किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. If you're investing to property, or are you investing into commercial property or into land? So all depend, but they have all these asset classes have their own risks, which you need to look at while doing investment to real estate. But obviously that's why I kept it little bit higher than mutual fund ULIP, but it requires a lot of good chunk amount, and currently it should be a long term time horizon. Short term you cannot assume good return real estate. All depends on how real estate market goes in future, and how the government infuse or implement some regulations or reforms in real estate. It may give you good returns, all depends. And what is this alternative investment? Alternative investment, traditionally if you look at, people are investing into stocks and all, but alternative investment is like जैसे कि डायमंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ आर्ट, समथिंग यूनिक आर्ट जो आप खरीदते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या सम ओल्ड थिंग्स विच यू गेट एंड एंड टुमारो उनका जो प्राइसेस ऊपर जाता है, वो इट्स लाइक जैसे विंटेज कार हो गया, जो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ होती हैं, आप उसको ख़रीद लेते हैं, तो उसका भी कीमत आगे जाके वैल्यू रहता है, लोग देखते हैं हाँ ऐसी टाइप की कार होती थी. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये एक अलग ही एक लोगों का एक पैशन है, इनका एक कहते हैं ना, वो एक इच्छा रहती है चीज़ों को ख़रीदने का, और उस पर वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं. ऑब्वियसली वो रिटर्न भी उनको देते हैं, तो उस टाइप का भी एक क्लास है, एंड उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करते थे. एंड लास्ट जो मैं आपको बोलूँगा, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी शेयर्स या स्टॉक्स जो आप इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है. इसके लिए आपका जो नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए. अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई आपके किसी एडवाइज़र के थ्रू कर रहे हैं, तो आप किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ पर रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेड हैं, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं. यानी तो ये जो भी मैंने आपको अभी तक जो पूरा बताया है, फ्रॉम रिटर्न्स एंड रिस्क, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. आप किसी भी एसेट क्लास में या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाते हैं, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ योर गोल. आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, और उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है. सेकेंड थिंग, आपका उसमें रिस्क टॉलरेंस कितना है. रिस्क टॉलरेंस आई मीन टू से, जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर कि कल अगर नुकसान होता है तो कैन यू रिटेन दैट रिस्क, आप उसको वेयर कर सकते हैं, यानी उस रिस्क को झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं. तो आप कुछ भी लें, म्यूचुअल फंड लें, यूलिप लें, बॉन्ड लें, एफडी लें, बैंक में पैसा रखें, ऑल थिंग्स आर हैविंग लिटिल बिट लो टू हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए. एंड द थर्ड
पॉइंट दैट इज कॉल्ड टाइम फ्रेम, द टाइम होराइजन, कि आप कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट होना चाहते हैं। तो अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहेंगे तो क्या उसका कुछ मेरा रिस्क कम होगा, मेरे रिटर्न्स एटलीस्ट इतने आएंगे, हिस्टोरिकल रिटर्न्स कितना दिया है, दैट थिंग्स यू नीड टू take into consideration while doing any investment in any asset class. So same thing in equity if you look at shares is beaten across all asset classes if you are going for long term. I would say 10, 15 or 20, 25 years, and it is given good returns, and it all depends which kind of the stocks, shares you select, and how you manage it, or somebody manage on your behalf. And so that is very important, and that's how this investment works. तो ये जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं बताऊंगा डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं. So this is all about returns and risks which I talk about today. Thank you so much for your time, and keep smiling.